स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीधे लिए चलेंगे बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हेलीपैड पर पीसीसी चीफ ने उनका स्वागत किया। एनएसयूआई का स्थापना दिवस समारोह है आज, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। उनके साथ आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, एग्रो बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी और कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। और बेहद गर्मजोशी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, कार्यकर्ताओं के नायक का कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। और सहयोगी विक्रम जागरवाल हमारे साथ इन लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज आपको सुनाई देगी। विक्रम, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? दूर दूर तक जहां तक निगाह जा रही है, कम से कम स्क्रीन पर मैं जितना देख रहा हूं, बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी हेलीपैड सादुल क्लब में पहुंच गए हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं और जो मंत्री हैं उन्होंने गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया है। और अब यहाँ से सीधा जो है वो एनएसयूआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम जाने वाले हैं। और सीधा अब जो सीएम जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और उसके बाद में जो है वो सीधा यहाँ से रविंद्र रंगमंच जाने का इनका कार्यक्रम है। और रविंद्र रंगमंच पर जो है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को जो ये संबोधित करेंगे। जी अगर आप मुझे बता पाएं यहाँ से लगभग कितना दूर है ये, जो दर्शक नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, कितना वक्त लगेगा सीएम को वहां पहुंचने में? जो हेलीपैड है उससे केवल आधा किलोमीटर दूरी पर ही जो ये आयोजन रखा गया है। और रविंद्र रंगमंच जो है वहां पर ये आयोजन है। और यहाँ से सीधा वो जो मतलब कुछ ही देर में जो सीधा रविंद्र रंगमंच पहुंच जाएंगे। और वहां पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो सीएम का इंतजार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और उनके साथ में भी शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी उनके साथ आए हैं। और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं। और गोविंद राम, आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं। और उसके साथ में जो बीकानेर से जो बोर्ड के डायरेक्टर्स बनाए गए थे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में है। और कुछ ही देर में जो है वो अब ये कार्यक्रम में सीएम पहुंच जाएंगे। जी विक्रम, दो चीजें होती हैं जब इस तरह के कोई कद्दावर शख्सियत किसी जगह पर पहुंचती है, उन्हें आधे किलोमीटर का भी सफर तय करना हो तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उसे रोड शो की शक्ल दे दी जाए। और ऐसे में बड़े लीडर भी उनके इस प्यार को, उनके इस रिक्वेस्ट को टाल नहीं पाते और रोड शो की शक्ल में उस आधे किलोमीटर के सफर को तय किया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए अगर रोड शो नहीं होना है तो भी जगह जगह पर कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं रास्ते में, ताकि सीएम को देख सकें, या जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं कि सीएम को देख सकें। अगर सीएम बाय चांस रुकते हैं तो उनको फूल माला उनको पहनाई जा सके, गुलदस्ता भेंट किया जा सके, स्वागत उनका किया जा सके जगह जगह डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो इनमें से क्या कुछ इस आधे किलोमीटर के लिए तैयारियां हैं कार्यकर्ताओं की? बिल्कुल, शहर कांग्रेस की तरफ से हेलीपैड से बाहर निकलने के साथ ही जो है वो स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। और कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर फूल मालाएं लेकर खड़े हैं कि सीएम जब वहां से गुजरेंगे तो उसके दौरान सीएम का स्वागत किया जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता कार्यकर्ताओं में है, उसको देखते हुए जगह जगह पर भी लोग जो है वो स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि मतलब मुख्यमंत्री किस जगहों पर रुकते हैं और कार्यकर्ताओं से किस तरह से मिलते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल कार्यक्रम था उससे कुछ देरी पर जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ बीकानेर पहुंचे हैं। तो ऐसे में वो सीधा पहले उसी कार्यक्रम में जाएंगे। लेकिन बीच में जो कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का स्वभाव मुख्यमंत्री का रहा है कि वो हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे मिलने के लिए भी वो रुकेंगे। और ऐसे में जो है कुछ समय भी लग सकता है। हाल के दिनों में हमने देखा विक्रम कि जो यूथ है या जो पार्टी के ही जो डिफरेंट धड़े, हमने बहुत लंबे समय तक सेवा दल को एक निष्क्रिय धड़े के रूप में देखा। लेकिन 2-3 साल पहले जब राहुल गांधी ने सेवा दल को एक्टिव करने की कोशिश की, तो इस साल हम देखते हैं कि सेवा दल सड़कों पर प्रदर्शन करता भी नजर आया। ठीक उसी तरह एनएसयूआई से कांग्रेस को जो उम्मीदें थी, लगभग 1-1.5 साल पहले तक एनएसयूआई एक ठीक ठाक संगठन के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन हाल के दिनों में उसने भी सक्रियता बढ़ाई है। इसका मतलब है कि पार्टी को एनएसयूआई से काफी उम्मीदें हैं, यूथ से काफी उम्मीदें हैं। और क्या कुछ मंत्र सीएम गहलोत देते हैं, इस पर हमें निगाह रखनी होगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से जो कांग्रेस है वो बेरोजगारों की और युवाओं की जो मुद्दा बना रहा है, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बना रही है, तो इससे निश्चित रूप से जिस तरह का ये जो आयोजन यहाँ रखा गया है उसमें सीधा सीधा जो सीएम है वो ये मैसेज देंगे युवाओं को कि युवा जो है वो आगे आए और आकर जो कांग्रेस की रीति है उसको लोगों तक पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं जो युवाओं को जो जोड़ने का कांग्रेस से जो प्रयास। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। करौली हिंसा को लेकर
डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कांग्रेस सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है। कि निश्चित रूप से कोई भी घटना घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। और कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, 36 कौमों को अपना अपना हक अधिकार है, सबका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन भाजपा में 80-20 का नारा कौन देता है? भाजपा देती है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हिंदू मुस्लिम का नारा कौन देता है? भाजपा देती है, आरएसएस देता है, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद करना चाहिए प्रशासन को। और एक भी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी धर्म का बिलोंग करता हो, उसकी धार्मिक भावनाओं के ऊपर आहत नहीं हो, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो, उनको पूरी स्वतंत्रता है संविधान के अंदर। वहीं करौली हिंसा में सांसद किरोड़ी लाल ने लोगों के पलायन का दावा किया। उन्होंने जिला प्रशासन को 195 लोगों की सूची सौंपी है, जिसमें बताया कि ये सारे पलायन कर चुके हैं। करीब 2 घंटे तक चले धरने के बाद किरोड़ी लाल को हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ भी दिया गया। किरोड़ी अपने दावे से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा, अगर पलायन की लिस्ट गलत है तो प्रशासन गिरफ्तार कर ले। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली दंगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरने पर बैठे थे, उनको यहां से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं इस तरह सदर थाना करौली में हूं। इससे कुछ घंटे पहले कलेक्ट्रेट के सामने एक टीन के नीचे बैठा था और मैं सुबह आ गया था, और इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर को जरिए डॉक्टर कैलाश शर्मा के मैंने भिजवाया था, पूर्व जिलाध्यक्ष के, कि यहां से पलायन हो रहा है लोगों का। कल संभागीय आयुक्त आए थे, उन्होंने कहा था पलायन नहीं हो रहा। तो रात भर हमारे लोगों ने एक सर्वे किया पूरे इलाके का, और 195 लोगों की सूची हमने पकड़ा दी। वैसे ये कस्बे की तरह थी। मैंने भी दस्तखत किए, और फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं शपथ पत्र दे सकता हूं कि 195 लोग यहां से पलायन करके, जो आपने मीडिया को भी मैंने दिए, वो ज्ञापन देके ये कलेक्टर साहब के पास गए थे कि साहब एक तो पलायन हो। कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं बीकानेर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर। इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी। पूरे उत्तर भारत में हम लोग खाली नाथुराम मिर्जा जी जीते थे अकेले। उस वक्त में मैं इलेक्शन लड़ा, मैंने असेंबली का, मुझे एक चांस मिल गया। और चांस इसलिए मिला क्योंकि चुनाव सब हार चुके थे, तो लड़ने वाले इच्छुक कम रहे। एक अवसर मिला मुझे, और मैं इलेक्शन हार गया 4000 से। उस वक्त हमारे नेता आ रहे थे 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 से। तो लीडरशिप ने देखा भाई कि ये नौजवान लड़का सिर्फ 4000 से हारा, तो मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का। ठीक है, जिलाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने जोधपुर के अंदर। फिर मेरी लड़ाई हुई जिला कांग्रेस अध्यक्ष। बाद में मैं हर आंदोलन में, महंगाई विरोधी हो, भारत बचाओ, इंदिरा गांधी जेल में गई तो हम लोग सब जेल में गए। इतनी रगड़े होते होते हम लोग फिर बन गए मेंबर पार्लियामेंट बन गए। वो दिन आज दिन में 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में, और नरसिम्हा राव जी साथ में, और तीसरी बार मुझे सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने बनाया मुख्यमंत्री। तो मैं रगड़ाई का इसलिए कहता हूँ कि रगड़ाई हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। 2 तरह के मंत्री बनते हैं देश के अंदर। एक तो बंदा रगड़ाई होके आता है, वो बनता है, वो संगठन का आदमी होता है, और संगठन के लोगों का मान सम्मान करता है, कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता के दिलों के अंदर उसके प्रति अच्छे भाव होते हैं, हाईएस्ट रिगार्ड होता है। एक बन जाते हैं अचानक ही, कोई कारण से बन जाते हैं, कोई फैमिली कारण बन जाते हैं, तो उसके कारण वो जो बनते हैं उनकी रगड़ाई के बगैर बन गए, तो फिर वो मतलब वो तारतम्य नहीं बैठता है कार्यकर्ताओं के साथ में। ठीक है, पद पे हो तो कार्यकर्ता सम्मान करेंगे, टाइम पास कर लो, परंतु बगैर रगड़ाई के आप गुड गवर्नेंस दे नहीं सकते हो, मेरा मानना है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ झगड़ा ही होना जरूरी है। अब कांग्रेस आज मैं आया हूँ यहाँ पर तो झगड़े को याद करके आया हूँ जी इसीलिए मैंने सवाल कि मैं NHA का अध्यक्ष रहा हूँ, नीचे से उठ के आया हूँ। तो आज मैं प्योरली आया हूँ बीकानेर, प्योरली NHA के राज्य स्तर के सम्मेलन के अंदर आया हूँ मैं प्योरली। तो आप समझ सकते हो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रही है कि NHA में जो बच्चे आए हैं, छात्र हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत हैं, वो संविधान के अनुकूल है और देश को एक अखंड रखे हुए हैं। चाहे इंदिरा जी ने हत्या हुई, सरदार बहन सिंह की हत्या हुई, चाहे राजीव गांधी की हत्या हुई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। और आज भी चुनौती बहुत बड़ी हमारे सामने है। आज देश में तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है और वो माहौल में देश चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मैं बार बार बोलता हूँ, और लोकतंत्र खतरे में है। अब देखिए राजस्थान ने जब इतना शानदार बजट पेश किया, हर वर्ग खुश है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि बजट के बाद में इस प्रकार का कुछ बजट का स्वागत हो रहा हो। हर जगह हमारे जितने MLA जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जाते हैं, मैं जा रहा हूँ, तो सब जगह उसको लेके वेलकम हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। उससे घबरा करके बीजेपी ने तय किया है राजस्थान में आग कैसे लगाओ। आग की शुरुआत कर दी करौली के अंदर। इंस्ट्रक्शन दिए गए बाकायदा नेताओं को कि आप कुछ करो वहाँ पर, वरना सरकार नहीं बनेगी हमारी। तो आप बता दीजिए ये कहाँ का लोकतंत्र है। चुनाव जीतना एक बात है, इनको मालूम पड़ गया कि महंगाई कितनी बढ़ जाए। अब महंगाई कितनी भारी मार पड़ रही है, महंगाई की भारी मार है। बेरोजगारी तो हाहाकार मर गया नौजवानों के अंदर। पर ये जानते हैं कि चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, कितनी बढ़ जाओ, पर हम धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकते हैं यूपी की तरह। ये इनको भ्रम हो गया है, ये भ्रम में लोग चल रहे हैं और उसी कारण से देश के लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं। मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा, इस मौके पर प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, इनके मंसूबे को गंभीरता से लें। लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है। जब चुनाव आएंगे जनता माई बाप होती है, वो फैसला करेगी कि किस पार्टी को शासन सौंपना है। सब अपनी अपनी बात कहेंगे, पर यह कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ना तो प्रोग्राम पॉलिसी में बात करो, ना उपलब्धि में बात करो, क्या उपलब्धि दे रही है उसकी बात नहीं करो, और खाली आप जो है, खाली आप सिर्फ ध्रुवीकरण करके लोगों को भ्रम, हिंदुत्व की बात करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, इतने धर्म हैं, जातियाँ हजारों हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं देश के अंदर, उनको साथ लेके देश चला आज तक। आज जो आधुनिक भारत है, ये तमाम बातों जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी ऊपर है ये। पर सर कांग्रेस अब अशोक गहलोत की तरफ देख रही है, संघ की पिच पर कांग्रेस को खिलाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, तो अब इसका तोड़ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितने वरिष्ठ हैं, जनता समझ जाएगी, जनता समझ जाएगी। इनकी कथनी में करनी में अंतर है। ये खाली ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने कब तक जीतेंगे, लोग सब समझ रहे हैं। और इस बार यूपी में भी ऐसा माहौल बन गया था, इनको मालूम है माहौल बन गया था। पर जो नारे लगाए इन्होंने, आप जानते हो क्या क्या किया इन्होंने, कारण इनको मौका मिल गया। पर आने वाला वक्त देखना आप, सच्चाई की विजय होती है हमेशा। सच्चाई कांग्रेस के साथ में है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, आज भी बोले, वो चाइना को लेके बोले हैं, यूक्रेन को लेके बोले हैं। आप उनकी बात देखें, जब वो कोरोना आया था तो फरवरी 19 के अंदर भी उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया कि कोरोना कहाँ पहुँचेगा। अगर उनकी बात ये सुनते तो नौबत नहीं आती। हर बार वो आगाह कर रहे हैं विपक्ष के नेता के रूप में, पर उस व्यक्तित्व को जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, देश और देशवासियों के प्रति समर्पित है, उसको सोशल मीडिया जो आज आया है, सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट भी है, सोशल मीडिया के माइनस पॉइंट भी है। बिगाड़ रहा है नौजवानों को भी। जिस प्रकार ये आजकल जो रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, और रेप के बाद में लड़की को मार दिया जाता है, ये पहले कभी नहीं सुनते थे आप। आज जो माहौल देश में बन रहा है, उसके लिए मोदी जी को चाहिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चाहिए कि वो देशवासियों को संदेश दे
कि हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनमें ईमानदारी है तो क्यों नहीं वो हिंसा के खिलाफ कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडेम किया था जब लीचिंग हो गई थी, लोगों ने वेलकम किया। फिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री 5 साल से हिंसा को लेकर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था ये एंटी सोशल एलिमेंट में सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो कहा था, सबने वेलकम किया। आज 5 साल में इतना माहौल बदल गया, तनाव का, हिंसा का माहौल हो गया। अब प्रधानमंत्री को चाहिए राष्ट्र के नाम संबोधन दे और ये कंडेम करे ऐसे लोगों को कि जो व्यक्ति हिंसा करता है उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करे। सर, रघुकुल रीत की बड़ी बात हो रही है ईस्टर्न कनाल को लेकर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट जोधपुर के हैं मंत्री, इनको चाहिए आगे बढ़ कर के कैसे ईस्टर्न कैनाल को, जो आज 13 जिले हैं तकलीफ में हैं, टोंक भी है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर इत्यादि। आप बताइए कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये बनाया किसने? बनाया वसुंधरा जी के वक्त बनाई है। और प्रधानमंत्री के मुंह से आपने देखे होंगे, कल मैंने जब फेसबुक पे डाला, उनका खुद का कोटेशन डाला है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, उनकी दृष्टि में लोकप्रिय होगी उस वक्त में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने और बीजेपी एमएलए कह रहे हैं ईस्टर्न कैनाल को इसको दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं इसको दिखवा रहा हूँ टेक्निकली, और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 2 मैंने कोर्ट अजमेर वाला और जयपुर वाला किया है, वो अगर कोई पढ़ ले तो आपके इस मंत्री जो कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर गलत हो जाए तो, जिस केंद्रीय मंत्री को इतने ज्ञान नहीं है कि वो कह रहा कि एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने, और कल वो जो टैप रिकॉर्डर में टैप आया सामने प्रधानमंत्री जी का, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जयपुर की सभा में ये बात बोली थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में वो जवाब देंगे कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं या वो क्या करें, उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। तो हम क्या मांग करें? प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या देख करके सिलेक्शन किया इनका, और वो पोर्टफोलियो देता है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वो होता है मेरी दृष्टि के अंदर राजस्थान के लिए, तो वो होता है जल संसाधन मंत्री, जहाँ सदियों से अकाल सूखे पड़ते रहते हैं। और वो खुद भी सीकर रहने वाले हैं, सीकर के, उनको नहीं मालूम कि क्या तकलीफ होती है अकाल सूखे के अंदर, बचपन से उनको मालूम होगा। वो व्यक्ति राजस्थान पैरवी नहीं कर रहा है देश के अंदर। पानी की योजनाएं हैं, आपकी ERCP है, इंदिरा गांधी कैनाल है, उसका ही लिफ्ट योजना जोधपुर की आ रही है, पाली, बाड़मेर, सब जगह उसकी स्टेट गवर्नमेंट 1500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको चाहिए था आगे बढ़ कर के, वो तो क्षेत्र उनका खुद का भी है जोधपुर, तो आगे बढ़ करके पानी की योजनाओं को लेकर के उनको राजस्थान की स्पेशल मदद करनी चाहिए थी, वो तो भूल गए। और वो इसी बातों में बहस में फंस रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वादा किया नहीं किया। मैं तो कहूँगा अगर नहीं भी करते और ये मंत्री होते तो ये मंत्री में हम मांग करने का हक रखते हैं राजस्थान वासी, भाई आप हमारे मंत्री हो राजस्थान के, कम से कम 16 योजनाएं, परियोजनाएं, राष्ट्रीय परियोजना है देश के अंदर, तो 70वीं करने में क्या तकलीफ हो रही है? भारत सरकार के लिए 40,000 करोड़ क्या मायने रखता है? पर ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया, हमारे वक्त में 37,000 करोड़ की रिफाइनरी थी, 5 साल तक इन्होंने डिले किया इस सरकार ने, जब से मोदी जी आए। उसकी अगर आज उसकी कीमत बढ़ गई 74,000 करोड़ हो गई है। कहाँ 37,000 करोड़ और कहाँ 74,000 करोड़ में बनेगी, वो बनेगी, पता नहीं कब तक बनेगी, और हो सकता प्राइस बढ़ जाए। तो ये मैं कभी भी सरकार बदलती है, मैं आता हूँ मुख्यमंत्री बन के, मैं उनकी योजनाओं को कभी कोई भी रोकता नहीं हूँ, समाप्त नहीं करता हूँ। और ये सरकार आती है बीजेपी, हमारी इम्पोर्टेंट योजनाओं को, चाहे रिफाइनरी हो, पानी की योजना हो, विश्वविद्यालय हो, हृदय जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी खत्म कर दी। तो क्या क्या कारनामे करते हैं देश जानता, प्रदेश जानता है। अगले चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे, इसीलिए भी हिंसा में उतर आए हैं लोग, ये हिंसा में उतर हो गए हैं। इनके 5 नेता एक साथ में बोलेंगे ऊपर के इशारे से, अब 5 चेहरे बना दिए गए मुख्यमंत्री के रूप में, अपन प्रतिस्पर्धा उनकी, तो उसका तो राजस्थान की जनता जवाब देगी, मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। शुचिता की बात, एथिक्स की बात करते हैं आप।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब थे। बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। साथ ही अपने राजनीति के शुरुआती संघर्ष के दिनों को उन्होंने याद किया और ये कहा कि अगर आप राजनीति में उतरते हैं तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती जो सफलताएं मिलने में वक्त लगता है, उस दौरान जो रगड़ाई होती है, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट है और उसके बाद ही सोना बनकर निकला जा सकता है। अब ये इशारा वो किस ओर कर रहे थे ये सभी समझ सकते हैं। बहरहाल बीजेपी पर उन्होंने खुलकर निशाने साधे। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आरसीपी पर वो झूठ बोल रहे हैं। करौली हिंसा के बाद से जिले में तनाव का माहौल है। इस बीच आज विभिन्न संगठनों का एक दल करौली पहुंचा, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत और एसपी शैलेंद्र सिंह से मुलाकात की और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। आम जन से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। करौली में कर्फ्यू जारी है जो 10 अप्रैल तक है। इस बीच लगातार कर्फ्यू में ढील दी जा रही है जिससे आमजन को रोजमर्रा के सामान को लेकर परेशानी ना हो। आज कर्फ्यू में करीब 4 घंटे की ढील दी गई। शुक्रवार को 3 घंटे की ढील थी। इससे पहले गुरुवार को 2 घंटे की ढील थी। इंटरनेट सेवाएं अब भी ठप हैं। 2 अप्रैल को निकाली गई शोभा यात्रा में हुए पथराव और आगजनी के बाद मामले में अब तक पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया, 105 को डिटेन कर पाबंद किया। 14 FIR दर्ज हो चुकी है। करौली को 21 जोन में बांटकर पुलिस बल तैनात है। और इधर राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे भी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। यह शिक्षा क्रांति राजस्थान को बहुत आगे लेकर जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा ट्वीट के साथ एक वीडियो शेयर किया। वीडियो सीएम के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चैनपुरा का है, जिसमें क्लास 3 के 2 स्टूडेंट्स मास्टर हिमांशु कंवरिया और बेबी आर्या गौर आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। सुनिए। I study at MGGS Chenpura. In which class do you study? I study in class 3rd. Will you please tell me something about your school? Okay, it is a government English medium school. There are many teachers in it. They are very skilled. They teach us very well. We are fed midday meal. We are given books with free of cost. We have not to pay any kind of fee. That's fantastic. Who is your favorite teacher, Himanshu? Mr. Sherramji is my favorite teacher. The teaching style is very interesting. He is so friendly among the students. He helps us so much. What are your hobbies? I like playing games, reading books, watching TV and learning something new. It's very nice to see you, Himanshu. Wish you good luck. Thank you, Arya. See you again. Goodbye. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।